सो बीपीएससी इंटरव्यू के लिए सबसे पहले ध्यान में रखिए कि फैक्चुअल नॉलेज के बनिस्पत 3 चीज महत्वपूर्ण होता है। एक तो प्रेजेंटेशन, दूसरा आपका एटीट्यूड और तीसरा आपका कॉन्फिडेंस। ये तीनों चीज मिलाकर आपका एक अच्छा इंटरव्यू जाएगा। 90+ मार्क्स अगर आप लाना चाहते हैं तो। सबसे पहले प्रेजेंटेशन पर आते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो आप जानते हैं और जो पूछा गया है उसको बेहतर ढंग से प्रस्तुत करना। वो प्रस्तुत करने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना जरूरी होता है। कम्युनिकेशन स्किल ठीक करने के लिए आपको या तो आप ग्रुप में बात करें, ग्रुप डिस्कशन करें, किसी के सामने जरूर बोलें, कोई नहीं हो तो मिरर के सामने बोलें। और क्या बोलें उसके लिए आप कुछ जो संभावित क्वेश्चंस हैं वेरियस सेक्टर्स के, मैं आगे बताऊंगा, उसका एक लिस्ट बना लें आप कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो हो सके ना पूछे जाएं, बट आपकी प्रैक्टिस उसी पे चली जाए। उसको करके या तो आप ग्रुप में बोलें या किसी फ्रेंड के सामने बोलें, या कोई ना हो तो मिरर के सामने बोलें खुद से। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छी होगी तो आपके प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। प्रेजेंटेशन में एक और महत्वपूर्ण चीज है आई कांटेक्ट। किसी भी व्यक्ति से बात करने के समय आपका एक जनरस नॉर्मल आई कांटेक्ट अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। तभी सामने वाला व्यक्ति आपके आंसर में इंटरेस्ट लेगा। अन्यथा आप अगर इधर उधर देखकर अच्छे से अच्छे आंसर करेंगे तब भी सामने वाला व्यक्ति जो इंटरव्यूअर होगा वो आपके आंसर में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो आपका प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल और आई कांटेक्ट से बनता है। आपके आंसर का कंटेंट अगर साधारण हो तो भी अगर आप उसको अच्छे तरह से प्रेजेंट करें तो वो एक अच्छा आंसर बन जाता है। और आपके आंसर का कंटेंट बहुत अच्छा हो तो भी अगर आप ढंग से प्रेजेंट नहीं करें और आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाए, आप फंबल करें बीच में, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पाए, तो वो अच्छा आंसर भी उतने मार्क्स नहीं दिला सकता है। तो प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है वो किसी इशू के प्रति या किसी एडवर्स सिचुएशन के प्रति आप कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, या आपका किसी सिचुएशन के प्रति आपका थिंकिंग का लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है। विमेन्स के अगेंस्ट हिंसा, राष्ट्रवाद, राज्य की समस्याएं, लोगों की समस्याएं, राजनीतिक संबंधित क्वेश्चन, धारा 370, बिहार की समस्याएं, कोरोना को निपटने में बिहार सरकार की सक्सेस या फेलुअर, इन सब क्वेश्चंस पे आपके आंसर बहुत ही बैलेंस्ड होने चाहिए। और इसमें आपका एटीट्यूड, एक ब्यूरोक्रेट्स जो संभावित बनने वाले हैं, तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव एटीट्यूड से आप एक सिविल सर्वेंट के रूप में इंटरव्यूअर को परेशानी में डाल देंगे कि हर चीज में केवल असफलता बताना गवर्नमेंट की, आपका ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट का अगर इवैल्यूएशन करने के लिए कहता है इंटरव्यूअर, तो आपको उसकी सारगर्भित पहले पॉजिटिव थिंग्स और फिर कमियां बतानी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंस। प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, और तभी नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने के बाद ही आप आई कांटेक्ट बना पाएंगे। तो ये तीनों चीज एक दूसरे से मिली हुई है और इसीलिए आपको साइमल्टेनियसली तीनों पे वर्क करना पड़ेगा। और तीनों पे आपने पहले भी वर्क किया ही होगा, और अगर पहले किया है तो इसी पे लगातार आप खुद की इंप्रूवमेंट देखिए और मेंटर्स जो हैं आपके, उनसे जांच कराइए कि हाँ मेरी आई कांटेक्ट ठीक जा रही है या नहीं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल ठीक जा रही है कि नहीं, मैं फंबल तो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ,
कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, ये चीज आप सामने जिसके सामने भी बोलते हैं उससे जरूर पूछिए कि मैं जो आंसर कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मेरे आई कॉन्टैक्ट्स ठीक से मेंटेन्ड हैं कि नहीं सामने से। दूसरे कि बीच में मैं लड़खड़ा तो नहीं रहा, बीच में मैं स्लो तो नहीं हो जा रहा। बहुत चीजें हैं, होता है कि आप पहले 2 लाइन बहुत अच्छे बोलते हो और उसके बाद बीच में रुक से जाते हो, फिर स्लो हो जाते हो, धीमे हो जाते हो, आवाज आपकी धीमी हो जाती है। आपकी आवाज सामने वाले को पता चलती है, आपको खुद लगेगा कि ये नॉर्मल है, बट सामने वालों को लगेगा कि 2 लाइन के बाद ये स्लो हो गया, धीमा हो गया, इसकी मॉड्यूलेशन कम हो गई। तो जब तक आप किसी के सामने बोलेंगे नहीं, किसी के सामने आंसर नहीं करेंगे, और उससे पूछिए कि 3 चीज पैरामीटर्स पे जरूर उससे पूछिए कि क्या मेरा आई कांटेक्ट मेंटेन्ड था इसमें आपसे, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिसका आंसर दे रहा हूँ। दूसरा कि क्या मैंने आंसर के बीच में मेरी आवाज स्लो हो गई, मेरी आवाज धीमी हो गई, या मैंने एक फ्लो में आंसर दिया। ये 2 चीज उस इंटरव्यूअर से जरूर पूछिए जो मॉक में आप जो भी लेता हो, और या आप किसी फ्रेंड्स के सामने कोई आंसर कर रहे हो या मिरर के सामने अगर खुद से कर रहे हैं, तो ये 2 चीज जरूर नोट करिए खुद का कि आई कांटेक्ट मेंटेन है क्या नहीं, या मेरी आवाज एक फ्लो में जा रही है कि नहीं, बीच में रुक तो नहीं रहा हूं। इसके लिए याद रहना जरूरी है, और कॉन्फिडेंस यही दोनों चीज से बनेगा आपका। जो एरिया है जिस पे आपको ध्यान देना है इंटरव्यू में, जो एरिया है जिसमें आपको ध्यान देना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होता है सबसे पहले करंट अफेयर्स। क्योंकि ज्यादातर हर साल कुछ नए इशू जुड़ जाते हैं, और करंट अफेयर्स आपने मेंस में तैयारी की हुई है, उसमें जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, आपको इंटरव्यू में यही अंतर होता है कि आपको उसको कलेक्ट करके शॉर्ट आंसर बना के, और क्या आप बोलेंगे उसको एक जगह कलेक्ट करके बोलने का अभ्यास करना होता है, ताकि जो कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं उसके किसी भी इशू के, वो वहां ना छूटे, ज्यादा से ज्यादा बोल सकें आप। इसके लिए आपको एक जगह कलेक्ट करें क्वेश्चंस, एरिया ऑफ क्वेश्चंस कलेक्ट करें, उसके बाद उससे क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। और बाद में मैं आऊंगा कि किसी इशू बेस्ड और किसी पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन का आंसर में आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये सब मैं आगे बताऊंगा। बट पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एरिया है इंटरव्यू का, वो है करंट अफेयर्स। आपके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, और ये इसलिए आपके लिए आसान होगा क्योंकि आपने हाल ही में मेंस की क्वालिफाई किया है, उसकी तैयारी अच्छे से की है, और इस कारण बस उसको प्रेजेंट करना है। ये वर्बल प्रेजेंटेशन रिटन के अपेक्षा बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अटेंडम उसमें बोलना होता है आपको लगातार। एक जगह लिख लीजिए उसको, और फिर बोलने का अभ्यास करिए। पहली बार में पॉइंट छूटेंगे, फिर आगे जितने जितना आप अभ्यास करेंगे वो बेहतर होता जाएगा। करंट अफेयर्स में 2 चीजें होती है, एक तो फैक्चुअल है, से डाटा है, डेमोग्राफिक डेटा है, कोई फैक्ट पूछ दिया। बीपीएससी में फैक्ट्स भी पूछते हैं डायरेक्ट, इसमें कितना है, ये इसमें परसेंटेज कितना है, या कोई डेटा पूछ दिया, तो ये तो आपको याद है या याद रहेंगे। दूसरा है ओपिनियन बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड। तो फैक्ट में तो आप सॉरी कह सकते, ओपिनियन बेस्ड में सॉरी नहीं कह सकते। यू हैव टू फॉर्म एन ओपिनियन, और उस आपकी जो भी ओपिनियन है उसको बोल्डली, ध्यान दीजिएगा कि बोल्डली बोले, और ओपिनियन आपके गवर्नमेंट के लाइन में होना चाहिए, ज्यादा एडवर्स नहीं होना चाहिए, ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, और ब्यूरोक्रेट को चीजों को संभालना होता है, सॉल्यूशन देना होता है, केवल समस्याएं नहीं बतानी होती है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए पॉलिसीज पे या कोई भी इशू बेस्ड, वो ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाला जो एस्पायरेंट है वो सॉल्यूशन बेस्ड है, सॉल्यूशन दे सकता है, केवल समस्याएं नहीं बताता है बल्कि वो सॉल्यूशन बताता है। तो जब भी कोई इशू बेस्ड पूछे क्वेश्चन, तो आपका आंसर इस तरह से होना चाहिए, ओपिनियन बेस्ड पूछे कि जिसमें इंटरव्यूअर को आप में एक होप नजर आए कि हाँ, ये अगर ऑफिसर बनेगा तो जरूर एग्जिस्टिंग समस्याओं को समाधान करने में गवर्नमेंट की मदद करेगा। समस्याएं तो कोई भी गिना सकता है, आपका अप्रोच बिल्कुल दूसरी तरह होना चाहिए, सॉल्यूशन बेस्ड। इसकी ये समाधान है। करंट अफेयर्स के अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया है
जिससे क्वेश्चन काफी रहते हैं वो है बिहार स्पेसिफिक। बिहार स्पेसिफिक में बिहार की समस्याएं, बिहार का ज्योग्राफिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी चीजें पूछते हैं। तो आपने सारी तैयारी की हुई है, बिहार के रिसोर्सेज, बिहार की फ्यूचर रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रीसेंट डेवलपमेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट, क्या रीजन है कि डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, इशू लाइक माइग्रेशन, जो ज्वलंत समस्याएं, हाल की समस्याएं, हेल्थ संबंधी समस्याएं, हेल्थ सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो भी समस्याएं हैं उसका आप रफ आइडिया आपको है ही, मेंस आपने दिया है। बस आपको इंटरव्यू में इस बात का ध्यान रखना है कि आपका अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए, समस्याओं को गिनाने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि रिजॉल्व प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। किसी अन्य स्टेट का अगर उदाहरण देकर आप आंसर कर सके समस्याओं का, समाधान का, तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कोरोना से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप केवल बिहार सरकार की असफलताएं गिनाने का जोखिम नहीं ले सकते, बल्कि जो अन्य किसी स्टेट ने बहुत अच्छा काम किया है उस लाइन में अगर कंपैरिजन करके आप कुछ कंपेयर करके आप कुछ बता सकें, तो एक तो आपके नॉलेज का डेप्थ और विड्थ का पता चलेगा उन्हें, और दूसरा उन्हें ये भी इंटरव्यूअर को लगेगा कि इन्हें अगर मौका मिला तो इनके पास सारी जानकारी है और ये समस्या का समाधान कर सकते हैं। बिहार स्पेसिफिक में स्कीम्स और योजना आपने सारी पढ़ी होगी मेंस में, बस उसको एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा। और फैक्चुअल उसकी कभी-कभी पूछते हैं कि ये सफल है या नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। बस हमेशा पॉजिटिव रहिए कि बंद नहीं करना चाहिए, क्या-क्या फ़ायदे उसके हुए हैं, वो आपकी ज़ुबान पे रहना चाहिए। और कभी-कभी काउंट करने के लिए बता देता है कि ये स्कीम्स, कितने स्कीम्स हैं, सीएम के फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में कभी-कभी आपको बताएगा कि ये बताइए कौन-कौन से स्कीम्स हैं। तो सारी चीज़ें आपने पढ़ी है पहले ही, बस उसको याद कर लीजिए एक बार। चूँकि बिहार एक एग्री बेस्ड इकोनॉमी है, तो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में एग्रीकल्चर एक और एलाइड जो है, एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज, ये के एग्रीकल्चर से एलाइड चीजें हैं उसके संबंध में, जैसे पशुपालन और डेयरी और संबंधित चीजों का एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में बिहार सरकार ऐसा क्या कर रही है या क्या किया जा सकता है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर से रिलेटेड समस्याओं का आपको बेसिक आइडिया है ही। आप उसको बस प्रेजेंट अच्छे से कर दें, सामने वाले को लगे कि आप समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं और आपका अप्रोच उनको समाधान करने लायक है। कुछ जो आपका तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंटरव्यू का, वो है आपका बायोडाटा, आपकी पर्सनल थिंग्स, जिससे भी काफी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। अब ये करंट अफेयर्स, बिहार स्पेसिफिक और आपके बायोडाटा, ये तीनों का रेशियो अलग अलग हो सकता है। किसी एस्पायरेंट से वो बायोडाटा से ज्यादा पूछ सकते हैं, किसी से करंट अफेयर्स से ज्यादा पूछ सकते हैं, किसी से बिहार स्पेसिफिक से पूछ सकते हैं, बट यू ऑल हैव टू प्रिपेयर ऑल थ्री सेक्टर्स, ताकि जिस सेक्टर से भी क्वेश्चन आए तो आप एक कंफर्टेबल ढंग से उसको आंसर करने में सक्षम हो सके। पर्सनल बायोडाटा में जो सबसे अट्रैक्ट करता है इंटरव्यूअर को वो है जॉब, आपकी जॉब प्रोफाइल। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब से वो मस्ट ढंग का, अगर कोई जॉब आप कर रहे हैं सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली, और या प्राइवेट सेक्टर ही, अगर उन्हें पता चला कि आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो ये पक्का मानिए कि कम से कम एक क्वेश्चन उससे जॉब से जरूर पूछेंगे, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज जॉब में क्या है। और एक जॉब किए हुए व्यक्ति जो एक्सपीरियंस्ड है उसको इंटरव्यूअर प्रेफर करता है। दैट्स वाई वो आपसे जिज्ञासा उनको रहती है कि आप किस जॉब में हैं, उस जॉब की क्या प्रोफाइल है, आपकी क्या प्रोफाइल है उस जॉब में, आप क्या करते थे, और अगर आपका जॉब उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो उससे रिलेटेड कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उसको कंपेयर करने के लिए भी कह सकते हैं। कभी कभी जैसे अगर कोई मेडिकल जॉब में हो, एजुकेशन जॉब में हो, जो कि सोशल जॉब है, सोशल जॉब से रिलेटेड जो जॉब कर रहे हैं, उनसे ये क्वेश्चन संभावित हो जाता है कि आप इसको छोड़कर
सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं। ये इसलिए पूछना चाहते हैं क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है, सिविल सर्विस भी पब्लिक के लिए है और सोशल रिलेटेड जॉब जैसे टीचिंग, डॉक्टर, ये सब जॉब भी पब्लिक सर्विसेज ही हैं, पब्लिक हैं, सोशल सेक्टर के हैं। तो उन्हें लगता है कि कहीं ये कोई जो नॉर्मल चीजें हैं, पावर ग्रिड, केवल इसके लिए सिविल सर्विस में आना चाहती है, या कोई इसका एक बड़ा विजन है पब्लिक का वाइडर एस्पेक्ट में। तो ये आप तैयार रहें, अगर आप टीचिंग या मेडिकल लाइन में हैं तो अगर जॉब से पूछेगा तो आपको कंपेयर करने के लिए जरूर कहेगा कि आपकी पिछले जॉब से ये किस तरह बेटर आपको लगता है और क्यों आप उसको छोड़कर आप इसको ट्राई कर रहे हैं। हॉबीज और इंटरेस्ट से पर्सनल बायोडाटा में क्वेश्चन रहते हैं, बट ये बहुत ही नॉर्मल है। इसको ईमानदारी से आप इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि मुझे हॉबी चुननी है, मेरा क्या इंटरेस्ट है आज तक पता नहीं। जो इंटरेस्ट हो पहले उसको फाइंड आउट करिए और ऐसा इंटरेस्ट फाइंड आउट करिए जिससे क्वेश्चन बन सके, बुक्स पढ़ना, घूमना, लोगों से मिलना, ये सब कुछ ऐसे हॉबीज हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं और इंटरव्यूअर को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ इसका, चूंकि आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे हॉबीज जो आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मदद कर सके तो आपके हॉबीज से क्वेश्चन संभावित होते हैं। अन्यथा अदर हॉबीज से बहुत रेयर है कि आपसे क्वेश्चन पूछे। वो तभी पूछेगा जब उस इंटरव्यूअर की भी वो हॉबी रही हो। आपकी हॉबी से अगर मैच करती है तब वो अलग से पूछेगा, नहीं तो जो सोशल सेक्टर्स की हॉबी है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आपको कुछ मदद मिल सकेगी, उससे क्वेश्चन वो जरूर पूछेंगे। अदर हॉबीज जो नॉर्मल हैं, आर्ट और ये सब रिलेटेड, वो क्वेश्चन तभी पूछेंगे जब उसकी खुद की इंटरव्यूअर की उसमें कोई इंटरेस्ट हो। तो हॉबीज रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, उसको ईमानदारी से आप जवाब दे देना, उसमें फंसना नहीं, फंसोगे भी नहीं, क्योंकि और अपनी रियल हॉबीज ही बताना। देखा देखी हॉबीज में फंस सकते हो, और या फिर निगेटिव हॉबीज के साथ ये दिक्कत है कि आपकी अगर हॉबीज है तो उससे रिलेटेड आपको एक वाइडर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति की हॉबी अगर है तो उसके बारे में बहुत अधिक सोचता है और उस एरिया में बहुत करना चाहता है जिससे क्वेश्चन ना बने, या अगर ऐसा हॉबी रख रहे हैं जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं तो रियल वाला रखें जो आपका वाकई है। तो अदर चीजों पे आप ध्यान। आपकी एक और ट्रेंड है अचीवमेंट और फेलुअर्स पे, वो एक आपकी लीडरशिप क्वालिटी को जांचना चाहते हैं। तो कभी कभी डायरेक्ट पूछते हैं कि आपके लाइफ की आप अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या चीज मानते हैं, या आप किस बात को, वो एक्चुअली आपके पर्सनालिटी को जज करना चाहते हैं कि ये फेलुअर और अचीवमेंट्स को किस तरह से देखता है या देखती है। तो उसको नॉर्मल ढंग से ट्रीट करें, कोई कोई इसमें बड़ा इशू नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल, जो मैंने आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया, अगर आपकी जॉब नहीं है तो वो पूछ सकते हैं कि कोई ऐसी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बेसिकली आपके पर्सनालिटी को जांचने की प्रक्रिया होती है, जिसमें वो एक एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं कि एक खास सिचुएशन में ये एस्पायरेंट, ये व्यक्ति, ये स्टूडेंट कैसे रिएक्ट करता है, ताकि उसको आपको समझने में मदद मिले। आपके पर्सनल बायोडाटा से आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शनल रहे या ना रहे, आपको उसकी ठीक ठीक तैयारी कर लेनी है। एक बार एक ग्लिम्स ले लेना है, अच्छे से देख लेना है उसको। और जो एक लेमैन किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है जो उसका सब्जेक्ट ना रहा हो, तो उस इशू पर आप इस तरह से सब्जेक्ट की थॉरो अध्ययन ना करें, बट एक सबसे अच्छा उसका तरीका ये होता है कि एक ऐसे व्यक्ति से, सपोज आपका कोई सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है, जो ग्रेजुएशन में रहा हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी रहा हो, एक ऐसे व्यक्ति से जिसका फिजिक्स
से कोई लेना देना नहीं है, बस 10th तक पढ़ा है फिजिक्स, उससे आप कहें कि फिजिक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछो। इसका ये फायदा होगा कि वो वही क्वेश्चन पूछेगा जो कि एक लेमैन सब जानना चाहता है। फिजिक्स से जो जनरल इश्यूज हैं या केमिस्ट्री से जो जनरल इशू हैं, कम से कम वो जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। न्यूटन्स लॉ, बर्नौलीज थ्योरम, ये सब 7th 8th में पढ़ना था, तो उसमें आपकी पक्की जानकारी होनी चाहिए। जस्ट अ मिनट। In other subjects, ये ध्यान रखो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में कि जिस व्यक्ति का साइंस बैकग्राउंड का हो, उससे पूछो कि इन सब्जेक्ट्स में उसकी क्या जिज्ञासा है। जो उसकी जो जिज्ञासा होगी, उस तरह के क्वेश्चंस को आपको तैयार होने चाहिए, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है। ग्रेजुएशन में नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो आप मिस कर जाए। हाँ, इन डेप्थ अगर सामने वाला इंटरव्यूअर आपके सेम सब्जेक्ट का है, तो ही मे आस्क सम इन डेप्थ क्वेश्चन। सो उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और जस्ट इसके अलावा, इन एरियाज के अलावा कुछ सेल्फ मेड क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यूअर पूछते हैं, और सेल्फ मेड क्वेश्चंस में आप सॉरी नहीं बोल सकते, क्योंकि दे वांट टू जज योर पर्सनालिटी, दे वांट टू जज यू एज ए डिसीजन मेकर, सो यू कांट से सॉरी ऑन दैट क्वेश्चंस। आप उसमें सॉरी नहीं बोल सकते। आपका जो आपके लाइन ऑफ थिंकिंग है, उसमें आप जरूर जवाब दें उसका, और जवाब देते समय ध्यान दें दो चीज का। फर्स्ट कि आप गवर्नमेंट को ओवर क्रिटिसाइज न करें। दूसरा कि जो मैंने पहले कहा कि आपका अप्रोच जो होना चाहिए वो प्रॉब्लम रिजॉल्व का होना चाहिए, प्रॉब्लम बताने वाला नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम रिजॉल्व का होना चाहिए। सो देयर आर इश्यूज जिससे आपको लाइव क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो आपसे जब अभी टॉक करेंगे तो आपकी जो समस्याएं हैं वो सिचुएशन बेस्ड आपको रिजॉल्व करेंगे उसका। बट ये आपको ध्यान रखना है कि सिचुएशनल क्वेश्चंस में यू कांट अफोर्ड टू से सॉरी, यू हैव टू आंसर। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, बट इसके ये जो 4-5 सेक्टर्स हैं, ये अगर आपके प्रिपेयर्ड है वेल, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी ऊंचा होगा, और इनसे अगर आंसर आप कर पाएंगे पूरे, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और आप इस एंजाइटी में ना रहे कि कहीं से कुछ भी पूछ दे तो क्या करें। इस एंजाइटी को जरूर आप कंट्रोल करें, क्योंकि कहीं से कुछ पूछने वाली एंजाइटी के चक्कर में आप बहुत ज्यादा फिर इधर उधर पढ़ेंगे, और इधर उधर तैयारी करने के चक्कर में आप जो कोर एरियाज है उसको आप छोड़ देंगे। तो कोर एरिया की तैयारी से ही सफलता मिलती है हमेशा सिविल सर्विस में। तो आपके जो मैंने कहा करंट अफेयर्स, बिहार स्पेसिफिक, देन योर बायोडाटा, बायोडाटा में जॉब प्रोफाइल, हॉबीज, इंटरेस्ट, आपके प्रीवियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपने संभाला है वो, और आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स, इन चारों चीज पर जो 3 एरिया है और स्पेसिफिक आपके बायोडाटा के 3-4 एरिया जो मैंने बताए, इस पे आप वर्क करिए, रिपीट करिए, बार बार किसी के सामने बोलिए, ना हो तो मिरर के सामने बोलिए। और बोलते समय 2 चीज का ध्यान रखो कि आपके जो टोन है, बोलने का टोन, उसकी फ्लो कम नहीं होनी चाहिए, बीच में स्लो नहीं होना चाहिए, वो एक लय में होना चाहिए। और जब वो एक लय में होगा तो उससे आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। आपके आई कांटेक्ट मेंटेन होनी चाहिए, बट वो बीच बीच में हटनी चाहिए। 1 सेकंड का पॉज जरूर लीजिएगा इधर उधर, नहीं तो वो घूरना हो जाएगा। सो दैट विल बी एडवर्स फॉर यू। सो आई कांटेक्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड दीज 4 एरियाज, ये मुझे आपको बताना है आज, और इस पे आप मेहनत करो। अभी लगातार